नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी निर्णय, जिसे लिखा है उषा महाजन जी ने। क्या माँ, ऐसी भी कौन सी हड़बड़ी आन पड़ी है कि आज ही आना होगा? अभी ही कह रही हूँ ना कि इस वक्त सारा काम बाकी पड़ा है। बच्चों के स्कूल से लौटने से पहले मुझे वापस भी तो आना होगा। और यहाँ गरियाहाट से तुम्हारे सॉल्ट लेक पहुँचते ही तो घंटों लगेंगे। प्लीज माँ, मैनेज कर लो ना किसी तरह आज। ना हो तो भैया को बुला लो ना। ऐसा भी क्या, आखिर तो तुम्हारा अपना बेटा ही। बेटा? वे एक बारगी कांप उठी थी, मानो दुखती रग किसी ने फिर टीस दी हो। कभी सोचती भी ना थी अब तो वे अभय को लेकर इस तरह कि उससे कुछ अपेक्षा करें। बस बार बार यही ख्याल आता कि सचमुच क्या यह वही अभय था, उनकी कोख का जना, जिसे पल पल दिन दिन बड़ा करने में अपना कितना कुछ, कितना सुख आराम निछावर करती गई थी। किस चाव से उसे इस काबिल बनाया था कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और पैरों पर खड़ा होते ही वह यूं शादी के कुछ ही महीनों बाद दफ्तर के करीब रहने का बहाना बनाकर बीवी को लेकर किराए के मकान में रहने चला गया। कितना कलह कलेश हुआ था तब घर में। उनके मुंह पर ही उसकी गृहस्थी, उनसे अलग सिर्फ उसकी और उसकी बीवी की। अपने आप को समझाने में बहुत वक्त लगा उन्हें कि सच ही था कि शादी के बाद जैसे बेटी पराई हो जाती है, वैसे ही बेटा भी। अनिरुद्ध बेशक विचलित नहीं हुए थे। उनका तो बस एक ही तकिया कलाम था, भाई, बच्चे जब वयस्क हो जाएं तो उनके कामों में दखलंदाजी करना ठीक नहीं। साथ रहना चाहें तो शौक से रहें, अलग होना चाहें तो भी ठीक। इसमें शिकवा शिकायत क्या भला? उन्हें क्यों शिकवा शिकायत होती भला किसी से? मन अंतर से निष्ठुर जो जन्मे थे, ना किसी से लगाव, ना किसी की जुदाई का गम। उनके लिए तो निष्ठुर ही रहे वे, चाहे दुनिया जहान के लिए एकदम भले मानुष, पक्के सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष से निबाह की टीसती नियति को उन्होंने भोगा था। वे ही जानती थी उस पीर को जो बगल में सोकर भी दूसरे के मन तक ना पहुंच पाने की छटपटाहट से उपजती है। अनिरुद्ध को भी पाकर कभी जान पाई थी क्या वे? रहस्यों से घिरी एक गुत्थी और शंकाओं संदेहों की पोटली बनती चली गईं खुद वे। नीरस सी उस दिनचर्या में ना कोई उमंग, ना उत्सुकता, ना कोई आकर्षण, ना आमोद प्रमोद। भोर सवेरे उठना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को पालना, रिश्तेदारों से निबाह, गाहे बगाहे, रात को पति का बिस्तर गर्म करना और निढाल होकर सो जाना। दुनिया की नज़र में वे आदर्श पति पत्नी थे, क्योंकि उनके घर से कभी ऊंचे स्वर में आवाज नहीं निकलती थी। लड़ना झगड़ना अनिरुद्ध को कभी पसंद नहीं था। वे सम जीवन जीने के आदी थे और उनके भीतर की औरत, सच कहें तो जिस प्यार को अनिरुद्ध से पाने की आस वे छोड़ चुकी थी, उसे अभय से, अपने बेटे से पाने की चाह में ना जाने कितने भ्रम पाल रखे थे उन्होंने। अनिरुद्ध की निरपेक्षता से आहत उनके तन मन को मुरझाने से बेटे की मां होने का यह एहसास ही तो बचाता रहा था। उनके मन की थाह नहीं पा सकी, पर बेटा तो उनका अपना था, नितांत अपना, उन पर पूरी तरह निर्भर, और वे उस पर, उसके बढ़ते जीवन के एक एक पल की सहयोगिनी थी वे, उसकी अंतरंग एकमात्र माँ उसकी, जिसका कोई भी स्थानापन्न नहीं हो सकता था। स्थानापन्न? ओह, वे नहीं जानती थी कि उनके हाड़ मांस का बना, उनके खून पसीने से सींचा वह पौधा पनप कर जब बलिष्ठ वृक्ष में बदल जाएगा, तब उनका स्थानापन्न भी ढूंढ लेगा। और कैसी थी विडंबना कि अनगिनत लड़कियों के साथ घूम घाम कर भी शादी उसने उन्हीं की पसंद की लड़की से की थी। और घर छोड़ते हुए तोहमत लगा गया कि वे जलती थी नीरा से, उसकी बीवी से। तो क्या सचमुच जलती नहीं थी वे नीरा से? हाँ, शायद सचमुच ही वे नीरा से डाह करती थीं,
सौत के रूप में देखने लगी थी वे उसे मन ही मन। जब उसके आते ही अभय उनसे विमुख होने लगा था और फिर बढ़ने लगे थे छोटी मोटी बातों पर बड़े बड़े फासले। वे भी क्या करती अपने मन का। अभय उनका था, उनकी अपनी कृति था वह। उन्होंने बनाया था, बढ़ाया था उसे, और वह अदना सी छोकरी उसे यूं छीन लेगी उनसे। कैसे जज कर लेती इस एहसास को इतनी आसानी से वे। लेकिन जो हो रहा था वह भी सच था, वही सच था। अभय अब उनका नहीं रहा था। उनके त्रिया चरित्र का कोई भी ओर छोर अब अभय को उनके आंचल में वापस नहीं ला सकता था। सच चाहे कुछ भी हो, आज भी वे अभय को अपने आप से काट नहीं पाई थी। मन की तसल्ली के लिए उसे लेकर सोचना चाहे छोड़ दिया हो, पर टीसता तो है। अनिरुद्ध जब तक रहे, वे हर आते जाते के सामने बेटे की बेवफाई के किस्से लेकर बैठ जाती थी, अनिरुद्ध के लाख टोकने पर भी। लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने किसी के सामने कभी अभय का नाम भी नहीं लिया। जब से अनिरुद्ध चल बसे थे, उन्होंने लोगों के सामने अपने मन के कपाट खोलने बंद कर दिए थे। निशा आती थी तो फूट फूट कर रोती थी वे उसके साथ। कई बार कह चुकी थी वह उन्हें अपने साथ रहने के लिए। वे ही नहीं मानती थीं। अपनी नियति से खुद ही निभाएंगी वे। अनिरुद्ध के रहते तो कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने कि उनके बिना जीना कैसे होगा। वे थे तो ना जाने कितनी शिकायतें थी उनसे। नहीं रहे तो पता चलता था कि जीवन साथी के बिना जीना क्या होता है। जो थे, जैसे थे, एक साथ तो था। मन का अकेलापन था तो क्या, शरीरों का संग तो था, आवाजों का आश्वासन तो था। उनके बिना काटने को दौड़ती घर की 4 दीवारी। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, दीवारों से टकराकर कानों में बजती उनकी अपनी ही आवाजें उनकी अंत्येष्टि पर नहीं जाती तो शायद नहीं लगता कि अनिरुद्ध अब नहीं रहे। सपनों में तो लौटते रहते वे, लेकिन विद्युत शवदाह गृह में मशीन चालित लौह पट्टिका पर सरकती उनकी पार्थिव देह को लील बंद होता वह लौह कपाट, वह दृश्य क्यों भला नहीं भूलता। निशा जिद करके ना ही ले जाती उन्हें वहां तो ठीक रहता। इसलिए नियम भी नहीं था पत्नी के वहां जाने का। लौटते हुए लगा था एकदम अकेली हो गई थी वे। निशा मानो समझ रही थी। अम्मा, हम हैं ना, हम हैं ना सब तुम्हारे साथ। मैं, वीरेंद्र, अभय भैया। अभय भैया? दृष्टि उठाकर देखा था उन्होंने अभय को। नम थी उसकी पलकें। हाँ, शायद लौट आएगा अब वह उनके पास। टूटती आस के साथ एक नई उम्मीद भी बंधी थी। पर नहीं, अभय कुछ ऐसे तो नहीं आया था उनके पास कि फिर से जुड़ जाता सब टूटा हुआ। आता था बीच बीच में, हफ्ते 2 हफ्ते में। माँ, कुछ चाहिए, कुछ लाना है। जाते हुए औपचारिकतावश ही पूछता होगा, क्योंकि जानता तो होगा ही कि माँ को ऐसा कुछ नहीं चाहिए था जो वह ला देता। माँ के पास बहुत कुछ था, होने को तो। पिता की जमा पूंजी सब उन्हें ही हस्तांतरित हुई थी। पीएफ, ग्रेच्युटी, बीमा, सब एक मुश्त मिले थे उन्हें। इस मामले में ऐसी कोई लाचारी वाली बात नहीं थी, और घर तो अपना था ही जहां रहती थीं। सो बार बार आकर ऐसे हाल पूछने की जरूरत भी नहीं थी कुछ। लेकिन उस दिन आया था तो एकदम दहाड़ता हुआ। माँ, यह क्या सुन रहा हूं मैं? तुम किसके साथ बेलूर मच गई थी? विक्टोरिया मेमोरियल में भी तुम्हें उसके साथ मीरा ने देखा। इसी तुम्हारी ही बिल्डिंग में शायद। कल एक बेनाम फोन भी आया था कि। अब क्या बताऊं, आखिर यह सब क्या है माँ? देखा जाए तो 55 साल की अपनी इस माँ को लेकर उसे उतना घबराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आखिर औरत तो थी वे। पिता, पति और पुत्र के रहते श्रृंखलता की उद्दंडता कर ले तो आदमी को उत्तेजित होने की बात तो होती ही है ना। शायद वह पहला मौका था जब अपने जवान बेटे के आगे डरी सहमी नहीं थी वे। नरेन बोस नाम है उनका, यहीं रहते हैं।
इसी बिल्डिंग के पहले तल्ले के एक फ्लैट में। पहले बाहर थे वे नौकरी पर, फ्लैट किराए पर दे रखा था। अब रिटायर होकर आए हैं तो खाली करा लिया। खुद रहते हैं अब उसमें। तुम्हारे पापा को पहले से जानते थे। क्यों? क्या हुआ? अभय कुछ चौंका था, शायद उनके स्वर के ठहराव को लक्ष्य कर। माँ, तुम नहीं जानती, लोग बातें कर रहे हैं। वह कुछ नरम पड़ा था। उनका जी हुआ था कि पूछें कि बेटा, तुम्हारे जाने और तुम्हारे बाप के गुजर जाने के साथ तुम्हारी माँ सती तो नहीं हो गई थी? उसका भी हाड़ मांस का बना एक शरीर था, जिसे तब तक पोसना था उसे जब तक विधाता जिंदा रखे। उस शरीर की भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं थीं। उसे भी किसी के स्निग्ध स्पर्श की कामना थी। दादी नानी भी अपने नाती पोतों को छू देखकर जी लेती हैं। उनको तो वह सुख भी नहीं साध्य हुआ था। और फिर अपने वंचित एकाकी मन का भी क्या करें, जो रह रहकर किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशने लगता था जिसके सम्मुख फूट पड़े, भीतर का सब कुछ बहा डाले, किसी झरने की तरह। जी हुआ पूछें कि बेटा, सभी चाहें उमंगें केवल बच्चों और जवानों के लिए ही होती हैं क्या? उनकी उम्र के लोगों की जीवन जीने की कोई साध नहीं होती? सच पूछा जाए तो उन्हें लग रहा था आजकल की मानो जीवन का यही सबसे सुंदर, सबसे रोमांचकारी समय था उनके लिए। जबकि वे सचमुच रोमांचित हो उठी थीं। अभय के जाने के बाद अचानक उन्हें यह क्या एहसास हुआ था? ओह! तो उन्हें लेकर भी कुछ सोचा जा सकता था। जिस वैधव्य के 2 साल उन्होंने अंधेरे के धुंधलके में जिए थे, उसे बीनने तो कोई आगे नहीं आया था। और अब जब वह खुद ही छंटने को था, तो उससे पहले उनका बेटा ही राह रोकने आ खड़ा हुआ था। वे गहरे सोच में डूब गई थीं। वे खुद ही नहीं जानती थी कि नरेन से परिचय कैसे बढ़ा था उनका। पहले औपचारिकतावश ही मिलने आए थे वे, उन्हें अनिरुद्ध के असमय गुजर जाने का अफसोस करने। फिर जब तब लिफ्ट में या बेसमेंट में मिल जाते। दुआ सलाम घर आने तक पहुंची। घर आए तो दिल खुले, अंतरंगता बढ़ी। बाहर भी साथ आने जाने लगे। सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया था। और फिर लोगों की बातें, लोगों की बातों से या बेटे की चेतावनी से वे विचलित नहीं हुई थी। जीवन की संध्या में ही सही, अंतरात्मा का शून्य भरने कोई आया तो था। वे विमुग्ध थीं, अपने आप पर, नरेन पर, अपनी नियति पर। नरेन को छू सकती थीं वे, उनके वर्तमान को, अतीत को ढूंढ सकती थीं वे, और भविष्य को बांटने का वादा भी मिला था। नरेन ने सब कुछ बता दिया था उन्हें अपने बारे में, कि क्यों अब तक शादी नहीं की थी। परिवार के ज्येष्ठ बेटे, माता पिता और 4 बहनों के दायित्व का बोझ अब जाकर सब कुछ निभाकर मुक्त हुए थे। और इस बीच अपने लिए प्रेम हुआ था किसी से, पर वह उनकी जिम्मेदारियां पूरी होने तक रुकी तो नहीं रह सकती थी। उन्होंने भी उसकी स्मृति में देवदास बनने की शपथ नहीं ली थी। बस एक कचोट थी जिसके साथ भी जिया जा सकता था, जैसे जीते हैं लोग मधुमेह के साथ, हृदय रोग के साथ, और उनका यौन जीवन। क्यों विदुर नहीं जीते? सब कुछ उसी तरह। कभी कदा उन निषिद्ध जगहों पर जाना भी होता रहा, जहां पत्नियों के रहते भी उनके पति जाते हैं, पर उनसे छिपाकर, उन्हें अंधेरे में रख। नरेन ने कुछ नहीं छिपाया था उनसे अपने बारे में, अपने अतीत वर्तमान को लेकर। और वर्तमान को सच्चाई के साथ साथ भोगने का प्रस्ताव भी उन्हीं का था। निशा को कुछ भी नहीं पता, दूर रहती है, बात उस तक नहीं पहुंची शायद, लेकिन निशा को सब बताना होगा आज ही। घर से निकलने से पहले उन्हें आश्वस्ति चाहिए कि निशा आएगी। उसे बिना बताए आखिर कैसे उठा लेंगी वे इतना बड़ा कदम? अभय जो सोचता है सोचता रहे, लेकिन निशा को समझाना होगा उन्हें, उनकी मनः स्थिति को। उन्होंने यंत्र के बटन फिर दबाए और रिसीवर कान से लगाया। हेलो माँ। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। फिर तुम्हें आना ही है बेटी। चल, घर तक आने में तुझे देर लगेगी तो ऐसा कर, तू ठीक 11:30 तक मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंच जाना।
ठीक 11:30 बजे तक। वहीं मैरिज रजिस्ट्रार। क्यों माँ? वहां क्यों भला? बस तू पहुंच वहीं, सब बता दूंगी। लेकिन तर्जनी से फोन काटते हुए उन्होंने रिसीवर को हुक से उतार कर नीचे कर दिया। अलमारी खोल बरसों से उपेक्षित पड़ी अपनी पसंदीदा लाल हरी बूटियों वाली ढाकाई साड़ी निकाली, लाल ब्लाउज के साथ। नहीं नहीं, क्रीम रंग का ब्लाउज ठीक लगेगा। मन की ना सही, देह की उम्र का लिहाज करना ही चाहिए। देह, वे तनिक सिहरी थी। नरेन को क्या उनकी देह से भी अपेक्षाएं होंगी? भ्रांति ही सही, पर कहते तो हैं कि पुरुष 100 साल जीवित रहे तो भी उसका पौरुष सलामत रहता है। औरत को लेकर भ्रांतियां भी पता नहीं क्यों हमेशा नकारात्मक पाली जाती हैं। क्या कभी किसी ने कहा है कि उम्र दराज औरत भी अपनी देह का आनंद ले सकती है? साड़ी का पल्ला संवारती अपनी ही उंगलियों के स्पर्श से अगर शरीर में ऐसा स्फुरण हो सकता है तो संकुचित हो दर्पण से दृष्टि फेर ली उन्होंने। सोचने लगी, काले सफेद खिचड़ी केशों के नीचे ललाट के बीचों बीच कुमकुम की टीप दें या नहीं। बिंदी की सोचते ही अनिरुद्ध का चेहरा आंखों को धुंधला कर गया। उन्होंने पलकें मोड़ ली। उन्हें कहाँ भुला रही थी वे रहेंगे हमेशा उनके अंतर में, अपनी जगह। नरेन ने तो वह कोना लिया है जो उन्होंने खाली ही छोड़ रखा था। जरूरी कागज बटुए में ठूस उन्होंने दीवार घड़ी पर नजर डाली। 10:30। समय तो हो चला था चलने का। नरेन नीचे पार्किंग में इंतजार करते होंगे। कहते थे वहीं मिलेंगे अपनी गाड़ी के पास और साथ ही चलेंगे। उन्होंने रिसीवर को हुक पर वापस रख दिया। अब तो निशा आएगी ही। फोन कटने के बाद उनसे संपर्क नहीं कर सकी। पता नहीं क्या समझ पाई होगी, क्या नहीं। कहीं अभय को फोन कर पूछने ना लगी हो। अगर अभय आ पहुंचा वहां तो? नहीं, वह नहीं आएगा। जान भी गया होगा तो भी नहीं आएगा। उस दिन वह देख चुका था उनका रुख। तमाम संशयों तर्कों वितर्कों में डूबते उतराते उन्होंने चाबी घुमाकर दरवाजा बाहर को खींच बंद किया और लिफ्ट का बटन दबा नीचे उतरने का इंतजार करने लगी। अभी आप सुन रहे थे कहानी निर्णय। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।